नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश की वर्तमान परिस्थितियों और देश में चल रही उठापटक की एक समीक्षा करने के लिए एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया टीवी लाइव और देशबंधु के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो देश में क्या चल रहा है, देश किस तरफ जा रहा है, किस तरह सत्ता में खेल चल रहे हैं और किस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ अपने दांव चल रहे हैं, इसकी समीक्षा वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा की गई। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है और आप हमसे और किस तरीके की परिचर्चा चाहते हैं। दोस्तों, चुनावी मोर्चे से बीजेपी के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। एक तरफ दिल्ली चुनाव में अब 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। आज 2 तारीख और इसके बाद 5 तारीख को चुनाव है और कल आखिरी दिन चुनाव के लिए प्रचार का। और यहां नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जोरदार प्रचार के आगे जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को पस्त करके रखा हुआ है। पिछले दिनों लगातार पिछले 2-3 दिनों से देखें तो कांग्रेस, उसमें भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये दोनों लगे हुए हैं। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो कहीं राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं प्रियंका गांधी, तो कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल और प्रियंका दोनों ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी को जमकर कहें तो धो रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कांग्रेस की एक कमेटी बनाई है और कमेटी का नाम है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स, यानी ईगल, EAGLE, ईगल का गठन किया है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के कामकाज पर निगरानी रखेगी। यह कमेटी सबसे पहले महाराष्ट्र चुनाव में मतदाता सूची में मतदाताओं की जो लिस्ट है उसमें गड़बड़ी की जांच करेगी। और इधर उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में उपचुनाव है, आप जानते हैं, और जिसे बीजेपी ने इज्जत का सवाल बना रखा है। लेकिन यहां भी बीजेपी फंस रही है, क्योंकि अवधेश प्रसाद, आप जानते हैं कि अवधेश प्रसाद जीत के आए थे फैजाबाद से और सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। अवधेश प्रसाद पहले मिल्कीपुर से थे, जो विधायक थे, लेकिन वो सांसद चुने गए। ये सीट खाली हुई और इस सीट पर अब उपचुनाव है। तो अवधेश प्रसाद की इस सीट पर जीतकर बीजेपी लोकसभा में अयोध्या में मिली मात के दर्द को थोड़ा कम करना चाहती है। आप जानते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई, अवधेश प्रसाद के खाते में गई और अवधेश प्रसाद यहां से सांसद बने थे। लेकिन अब मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। दरअसल अयोध्या से एक भयानक घटना की खबर आई है, जहां 3 दिनों से लापता एक दलित लड़की का शव बेहद बुरी हालत में मिली है। और इस घटना के बारे में न्याय की मांग करते करते फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस के सामने आज फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने चेतावनी दे दी कि दिल्ली आकर मोदी से न्याय मांगेंगे और अगर न्याय न मिला तो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। आइए जरा देख लीजिए इस वीडियो को। हालांकि थोड़ा सा विजुअल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाना यहां जरूरी है। और अवधेश प्रसाद आज प्रेस को संबोधित कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 3 दिनों तक जो घटना घटी उसके बाद आखिर हो क्या रहा है अयोध्या में, हो क्या रहा है फैजाबाद में, या उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये पूछना चाहिए। लेकिन पहले इनको देखिए। आप उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? महारामानी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है। जी जी, बहुत बड़ी घटना साथ में है।
कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो? हमें जाने दो दिल्ली, हमें इस्तीफा दे देंगे। मैंने आप न्याय को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए, ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को कठोर रूप रखने से के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या, जो भी दुर्दान अपराधी है फंसते नहीं जाएंगे। आज अफसोस है। तो यहां पर हालांकि वीडियो और बड़ा है, वो आपको नहीं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा इस ढंग का वीडियो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अवधेश प्रसाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम की दुहाई दे रहे हैं। ये बात बीजेपी को बुरी तरह चुभ गई है और इसकी बौखलाहट आज योगी के बयान से साफ नजर आई। दरअसल योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव की जनसभा में कहा है कि सांसद नौटंकी कर रहे हैं, यानी अवधेश प्रसाद इस मसले को लेकर जो रो रहे हैं वो नौटंकी है और इस घटना में उनके ही लोगों का हाथ है, यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। योगी ने इसके आगे यह तक कह दिया है कि भारत विरोधी तत्वों और माफियाओं का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है, इन्हें गाजी और पाजी प्यारे हैं। पाजी ये अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन यहां पर और ये एक यूपी बिहार में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लोग करते हैं वैसे लोगों के लिए जो थोड़ा अल्हड़ किस्म के होते हैं, जिनकी बुद्धि यानी मंद बुद्धि होती है, तो इनके लिए ये कह रहे हैं इन्हें गाजी और पाजी पसंद है, प्यारे हैं। ये कह रहे हैं किसके लिए? समाजवादी पार्टी के लिए, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ घटना की जांच होने और पीड़ित दलित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि जब लड़की 3 दिन से गायब थी तो उनकी पुलिस ने, जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, उसने कुछ क्यों नहीं किया। इस घटना के बारे में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। अभी से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है ट्वीट में, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता और उसकी निशंस हत्या हृदय विदारक और बहुत शर्मनाक है। 3 दिनों से गूंजती बच्ची के परिवार के मदद की पुकार पर अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद उसके जीवन की रक्षा हो सकती थी। एक और बेटी के जीवन का इस घिनौने अपराध से अंत हो गया। आखिर कब तक और कितने परिवारों को इस तरह रोना तड़पना पड़ेगा। बहुजन विरोधी भाजपा राज खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों पर घृणित अत्याचार, अन्याय और हत्या बेलगाम बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस अपराध की तुरंत जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करे और कृपया कर पीड़ित परिवारों को हमेशा की तरह प्रताड़ित न करे। देश की बेटियां और पूरा दलित समाज न्याय के लिए आपकी ओर देख रहा है, ये राहुल गांधी का कहना है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। अखिलेश यादव क्या कुछ लिख रहे हैं ट्वीट में, जरा वो भी देखिए। लिख रहे हैं, ये बेहद दुखद खबर है कि अयोध्या के ग्राम सभा सहनवा सरदार पटेल वार्ड में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं और उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। प्रशासन ने 3 दिन पहले ही अगर परिवार की सूचना पर ध्यान दिया होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, यहां साफ साफ लिखना है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो दोषी हैं और जिन पुलिस कर्मियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, उन सब के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। ये बात यहां अखिलेश यादव लिख रहे हैं। तो अयोध्या में दलित लड़की के साथ दरिंदगी का मामला अब बीजेपी को चुनाव में भारी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर इंसाफ की बात करने की जगह राजनीतिक हिसाब किताब की बात कर रही है। अभी 2 दिन पहले सोनिया गांधी को बीजेपी घेर रही थी कि उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया है और मोदी कांग्रेस को दलित और आदिवासी विरोधी बता रहे थे, लेकिन आज प्रियंका गांधी ने उसका भी जवाब दे दिया है। प्रियंका गांधी आज चुनावी सभा में थी, क्या कुछ कहा है इसी मसले पर प्रियंका गांधी ने, आइए जरा ये भी सुन लीजिए। मुद्दे कैसे कैसे उठा रहे हैं ये लोग। मोदी जी उस दिन कह रहे थे, मेरी मां के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने राष्ट्रपति का
अपमान किया है। कैसा मुद्दा निकाला इन्होंने। एक बुजुर्ग महिला दूसरी बुजुर्ग महिला के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रही है। कह रही है बेचारी राष्ट्रपति जी थक गई होंगी, 1 घंटे का भाषण उनको पढ़ना पड़ा। और इन्होंने इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर दी। कह रहे हैं कि अपमान किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। यार अपमान तो आप कर रहे हैं देश की जनता का। देश की जनता जूझ रही है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई की वजह से कुछ मिल नहीं रहा है, पेंशन नहीं मिलता, सरकारी कर्मचारी परेशान है, सफाई कर्मचारी परेशान है, सब परेशान है, और तुम ये फिजूल की बातें कर रहे हो। तो चुनावी मोर्चे में फंसी बीजेपी क्या जीत की तरफ बढ़ेगी? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तमाम बातें और चुनाव जीतने की कोशिश करती हुई बीजेपी क्या यहां फंसी हुई नजर नहीं आती है? हार के गड्ढे में क्या उसके पैर धंस रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन ये चाहे दिल्ली हो या मिल्कीपुर हो, अयोध्या, या बीजेपी जिस बजट को लेकर आई है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार, उस बजट की बात हो या कुछ और हो, महाकुंभ की बात हो, इन तमाम मसलों को अगर देखें तो क्या बीजेपी यहां बुरी तरह फंसी हुई नजर नहीं आती है? आइए जरा और भी डिकोड करते हैं इस मसले को। हमारे साथ कुछ बड़े से साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले उनका भी। प्रेम कुमार जी, आपके पास सबसे पहले जो मामला है, इस अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग खबरों को आप सबके सामने रख रहा हूं। अयोध्या चाहे प्रयागराज, या वहां से बाहर निकलिए गंगा से तो यमुना की तरफ बढ़िए, तो दिल्ली, यहां भी यमुना और यमुना की लड़ाई चल ही रही है, और उसके साथ साथ दिल्ली का चुनाव। क्या कुछ देखते हैं आप? कैसे यहां बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई नजर आती है? कैसे दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक जो सियासी खेल है बीजेपी का, वो उजागर हो रहा है? प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी। बात मिल्कीपुर से ही शुरू करना जरूरी है। आपने भी दिखाया कैसे अवधेश जी रो रहे हैं, और एक दलित के साथ में, बच्ची के साथ में जिस पृष्ठभूमि में घटना घटी, बहुत क्रूरतम घटना है। इसके बाद भी कि ऐसी घटनाएं अब दलितों के लिए कोई नई बात नहीं है, दलितों के साथ तो ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री दलित बेटी की हत्या पर सद का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो झूठे आंसू रो रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का ही व्यक्ति होगा हत्यारों में शामिल। यानी ये कल्पना भी वो कर लेते हैं कि कौन हत्या करने वाला है। तो आप मुख्यमंत्री किस बात के हैं? और लेकिन घटनाएं तो कुंभ की भी जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति दलित बच्ची की मौत पर, हत्या पर आंसू गिरा रहा है, उसको वो झूठा बता रहे हैं, और जिनके आंसू सूख गए हैं, न जाने कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हैं, जिनकी संख्या की पर्देदारी की गई, उन सूखे हुए आंसुओं का क्या करें? आंसुओं का गिरना वो आपको झूठा लगता है, और हमें तो आपके सूखे हुए आंसू पर ही सवाल उठते हैं कि आपका दिल भी है कि नहीं, कि आप कुंभ के आयोजन में इस तरह से घटना घटती है और आए दिन कभी पत्रकार पर हमला, जो भी उसकी रिपोर्टिंग करना चाहे, जो भी सच बताना चाहे, उसको आप धक्का मुक्की कर रहे हैं, पुलिस से डरा रहे हैं, आंकड़े छिपा रहे हैं, धर्माचार्यों का अपमान कर रहे हैं, कुंभ को अपमानित कर रहे हैं, पूरे महाकुंभ को अपमानित किया जा रहा है। इस पर आपकी खामोशी। ये जो विडंबना है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप एक सांसद बच्ची के मरने पर दुख जता रहा है, रो रहा है, और उसको आप खारिज कर रहे हैं, आप नकार रहे हैं। आपको वहां जाना चाहिए था मुख्यमंत्री होते हुए, आपको आंसू आपके आंखों में आने चाहिए थे, लेकिन आपके आंसू तो सूख चुके हैं, है ही नहीं, और दलितों के लिए तो कतई नहीं है। पता नहीं, केवल शासन करना ही और जबरदस्ती शासन करना। कुशासन का राजा क्या कहेंगे आप? जिसके राज्य में अराजकता हो, जिसके राज्य में अनाचार हो, दुराचार हो, अन्याय हो, ऐसे शासन का मुख्यमंत्री अपने आप को सौभाग्यशाली बता रहा है और दूसरे पर उंगलियां उठा रहा है। ये एक हालात है।
दूसरे अब क्या कहे, वो पूरे भंग में, पूरे कुएं में ही भंग पड़ी है, तो क्या किया जाए। एक सीएम ने ऐसा कहा तो अब पीएम ने भी कैसा कहा, अभी प्रियंका गांधी ने जिक्र किया कि भाई एक सीनियर सिटीजन महिला दूसरे सीनियर सिटीजन महिला के लिए सहानुभूति के शब्द बोल रही है, वो उनको आदिवासियों का अपमान लगता है। तो ये जो बातें अवधेश जी के लिए योगी आदित्यनाथ ने कही, वो क्या दलितों का अपमान नहीं है? अरे आपकी नाक इतनी ऊंची क्यों है? आप देश की जनता के सम्मान के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप केवल राजनीति के बारे में सोचते। दिल्ली का चुनाव ये पूरे बजट में दिखा कि कैसे उनको डरा रहा है। बिहार का चुनाव अभी से उनको डर लग रहा है, तो कवर अप कर रहे हैं कि कैसे हम चुनाव मैदान में जाएं, क्या मुंह लेके जाएं, क्या बताएं, तो उसके लिए वो बता रहे हैं। खैर, मखाना पर आज नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं कि हमने मखाना का के लिए व्यवस्था करके बोर्ड बना करके मखाना का सम्मान किया है। अब बताइए, मखाना या मखाना के उत्पादक का सम्मान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इतने दिनों तक अपमान किया है, ये बात इसमें छिपी हुई है। अगर आज आपको दिख रहा है कि आपने मखाना पैदा करने वालों का और दलित भाइयों का आपने सम्मान कर दिया, तो इसका मतलब है कि इससे पहले आज तक आप अपमान कर रहे थे और जानबूझकर कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और आज आपको मखाना दिखता है। जब बिहार में चुनाव आता है तब आपको मखाना का सम्मान नजर आता है, तो वो चीजें भी दिख रही हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आकर के जिस तरीके से चुनाव को बदला है, उससे सबकी नींद उड़ी हुई है। और मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि इन दोनों ने बदला है, जनता दरअसल बदलाव के लिए तैयार बैठी हुई है। वो इंतजार कर रहे थे कांग्रेस के नेताओं का कि आइए हम विकल्प खोज रहे हैं, आप हैं कहां। तो कांग्रेस पहुंची है जनता के बीच में और जनता तैयार है। एक बात और मार्केबल घटना घट रही है कि आमतौर पर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, हमेशा वो उनके काम से उसको फायदा पहुंचता है। ये पहला चुनाव में देख रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जब बोल रहे हैं कि मरकज का गुनहगार जो है अरविंद केजरीवाल है, उसी ने सबसे पहले नाम दिया था, उसी ने पहले एफआईआर करवाई थी और वगैरह वगैरह सब जो बातें बता रहे हैं कोरोना के समय की। तो ये पूरी जो पोल खोल है, उससे सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी तो 2 सीट पे लड़ रहे हैं, लेकिन वो जो सच्चाई बयां कर रहे हैं, उस सच्चाई से वोटों का पोलराइजेशन, वोट जो बट रहा था, मुसलमान का वोट 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में बटने की जो दिख रहा था कि बट सकता है, उसको असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के लिए पोलराइज कर दिया है। ये चुनावी सिम्टम्स मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में घट रही घटना है। क्योंकि जितना केजरीवाल एक्सपोज हो रहे हैं, उतना ज्यादा वो मुस्लिम मतदाता जो आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रहा था, वो छिटक कर और कहीं नहीं जा रहा है, उस ओवैसी जी के पास भी नहीं जा रहा है, वो आ रहा है कांग्रेस के पास। तो ये मैं पहला चुनाव देख रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। अभी इतनी बात मैं रुकता हूं। आप बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी का आप नाम ले रहे हैं, उस बयान को सुना देते हैं जिस बयान में वो साफ साफ कह रहे हैं कि बाकी इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल हैं, चाहे वो और नेताओं का नाम ले रहे हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, इन सब का नाम ले रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, जबकि आमने सामने की लड़ाई की बात आती है, जो है सामने, वो कांग्रेस और बीजेपी ही है। ये बात असदुद्दीन ओवैसी आखिर क्यों कह रहे हैं दिल्ली के चुनाव में? 2 सीटों पर शायद उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आखिर क्यों कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र आप कर रहे थे, उनकी जुबानी आपने सुन ली, उनकी बातें जरा आना चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी दिल्ली घूम रहे हैं, आज भी घूम के आए हैं आप, आखिर चल क्या रहा है दिल्ली में? असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहे हैं उसमें कितना दम है? और लेकिन दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक जो राजनीति है, जो सियासत है, उसमें जो खासकर अभी सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, उसकी पोल खुलती हुई तो नजर आ रही है। चुनावी मोर्चे में कैसे बुरी तरह फंसी हुई है बीजेपी, ये साफ दिखाई दे रहा है। और खासकर जब आप बजट को लेके आते हैं तो बजट में भी आपका यही रुख दिखता है कि जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य के बल्ले बल्ले। यहां तक कि गृह मंत्री, माफी चाहूंगा, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन के आई। और ये बिहार इतना, क्या कहें, ये इतना छाया हुआ है बिहार। चलिए खैर, प्रशांत जी। देखिए, ये साड़ी पहनने से
और दक्षिण भारत जाओ तो मोदी जी ने लुंगी पहन ली थी तमिलनाडु में, तो क्या तमिलनाडु के लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया? इस तरीके की गिमिक से बात बनती नहीं है। अब लोग बड़े सजग हैं, लोगों के पास सूचनाएं पहुंचती हैं। जहां तक ओवैसी जी की बात है राजीव जी, दिल्ली में ओवैसी प्लेयर है नहीं, और इस भाषण में जो आपने अभी सुनाया ये केवल उसी बात की सफाई दे रहे हैं जो इनको बी टीम कहा जाता है। और कोई भी किसी भी इलेक्शन के जहां ओवैसी साहब लड़ते हैं वहां के आंकड़ों को आप उठा के देख ले कोई भी कि ओवैसी साहब कितने वोट काटते हैं, वहां पे बीजेपी कितने वोट से जीतती है, कितना वोट मार्जिन रहता है, सेकंड नंबर पे कौन रहता है, थर्ड नंबर पे कौन रहता है, तो पता चल जाएगा कि ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स क्या है। ओवैसी साहब चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो चुनाव जितवाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। वो अजीब किस्म की राजनीति है। अपना वो तेलंगाना में अपनी सीट निकाल लेते हैं और उसके बाद बाकी जगह वही खेल करते हैं। खैर देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो दिखाई दे रही है बेबी, देखिए 8 तारीख को काउंटिंग होगी, सरकार तो किसी न किसी की बनेगी ही। अरविंद केजरीवाल की पार्टी वापस आएगी सत्ता में या नहीं आएगी, लेकिन दिल्ली में इस बार किसी की हवा दिखती नहीं लग रही है। कांटे का टक्कर है और उस कांटे के टक्कर और ट्रायंगुलर फाइट है, बहुत विजिबल ट्रायंगुलर फाइट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर कितना बढ़ता है और वो इक्वेशंस को किस तरीके से अपसेट करती है, ये देखने वाली बात होगी जी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, क्योंकि बीजेपी जो कल बजट आया है, बजट में जो एक ही मात्र उनकी जो घोषणा जो जिसपे हेडलाइन बनी है आज सारे अखबारों की और मीडिया की, 12 लाख की जो इनकम पे छूट दी गई इनकम टैक्स में, इसका भी आप देखिएगा कि जब दिल्ली के चुनाव हो जाएंगे और इनकम टैक्स एक्ट में जो बदलाव हो रहे हैं वो आएंगे सामने उसके बाद जी, तो उसकी भी सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो क्या है मामला। वो केवल शब्दों की जगलरी है, आंकड़ों की जगलरी है कि वास्तव में जनता को इनकम टैक्स में छूट मिल रही है। ये इनकम टैक्स के जो नए प्राविधान आएंगे उससे मालूम पड़ जाएगा। बजट में राजीव जी सबसे बड़ा जो इंडिकेशन मिलता है, पैसे कहां से आ रहे हैं हम सबको मालूम है जी। जीएसटी से आ रहे हैं, इनकम टैक्स से आ रहे हैं, एक्साइज कस्टम ड्यूटी से आ रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहे हैं और दूसरे सोर्सेज से आ रहे हैं, लेकिन ये 4 बड़े सोर्स हैं जहां से इनकम होती है। पैसे खर्च कहां हो रहे हैं उससे सरकार की दिशा दिखाई देती है कि पैसे सरकार खर्च कहां कर रही है। तो मनरेगा में पैसे सरकार नहीं खर्च कर रही है जी। मनरेगा में बढ़ा नहीं है, उतना ही है। उतने का मतलब कि जो अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो पैसा घटा है, पहले से घटा दिया गया था। आप याद कीजिए कि मनरेगा का बजट जो है धीरे धीरे घटा दिया गया है पिछले 10 साल में। जी जी। तो 6800 करोड़ था, 68,000 करोड़ था जो बजट के 35,000 करोड़ के आसपास आ गया था पिछली बार जी। तो अब उसके बाद जब रिवाइज एस्टिमेट हुआ तो उनको पैसे और खर्च करने पड़े क्योंकि बकाया लोगों का, और ये बजट भी जो बढ़ा है 80,000 करोड़ बजट बढ़ा नहीं है, उतना ही है जी। इन्फ्लेशन के हिसाब से आप देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के हिसाब से देखिएगा तो वो पैसा घटा है मनरेगा में। दूसरी एक जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इस बजट में दिखाई दी है और जिसका बहुत दूरगामी असर होगा, जनगणना 2021 में जनगणना ड्यू थी, उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं, एक शब्द नहीं है। जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे। एक बात होती है लाभार्थी योजनाओं की कि 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से आप दे रहे हैं। उसमें कितने नए गरीब आ गए होंगे, 15 करोड़ 20 करोड़ 12 करोड़ नहीं पता है,
जी, जिन तक वो लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो आपको पता ही नहीं है कि इस देश में योजनाओं का लाभ किनको मिलना चाहिए और किनको नहीं मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि 2011 से लेकर और अब लगभग 13 साल हो गए, तो 13 साल में तो लोग आगे बढ़ गए होंगे ना, कुछ नए मिडिल क्लास आ गया होगा, जो पिछड़े गरीब होंगे वो और गरीब हो गए होंगे, कुछ पता नहीं आपको। तो जब तक जनगणना नहीं होगी, और उसमें फंसे हुए कहाँ है कि जातिवाद जनगणना की डिमांड, उसको नहीं कराना चाहते हैं। जातिवाद जनगणना की वजह से जनगणना ही नहीं कराना चाहते। अब आप देखिए कि आप जनगणना अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको योजनाएं खर्च कहाँ करनी है, टॉयलेट कहाँ बनाना है, सड़क कहाँ बनानी है, स्कूल कहाँ बनाना है, आपको पता ही नहीं है। आप 2011 के हिसाब से कर रहे हैं। जी। दूसरी एक जो बहुत महत्वपूर्ण आज की राजनीति में जो बात है, देखिए कुंभ का जो घटना है बहुत बड़ी घटना है और बहुत बेहद असंवेदनशील तरीके से मोदी सरकार और योगी सरकार ने इसको हैंडल किया है। अभी भी इलाहाबाद के अस्पतालों में, स्वरूप रानी में या दूसरे अस्पतालों में मॉर्चरी में लोग पहुंच रहे हैं। उनको अपने परिजनों की डेड बॉडी हैंडओवर नहीं हुई है। कितने लोगों को, कई आई विटनेसेस आ रहे हैं जो मरने वालों की संख्या, जिन्होंने बॉडीज देखी हैं, वो बहुत बड़ी फिगर बता रहे हैं। सरकार की फिगर से बहुत ज्यादा फिगर बता रहे हैं और सरकार की तरफ से बिल्कुल खामोशी है, बल्कि पुष्प वर्षा हो रही है। आप देखिए, कहीं हमारे पड़ोस में भी अगर किसी की मौत हो जाती है तो हमारे घरों में टीवी नहीं बंद चलता है कि आवाज जाएगी वहां तक। हम अपने घरों में कोई संगीत नहीं बजाते हैं, कोई पार्टी नहीं करते हैं। जी। पड़ोस में भी अगर किसी की मौत हो जाए तो इतने संवेदनशील आप है कि वहां लोग मर गए और अभी भी जो है, और आप पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यही हाल अयोध्या में हुआ। यही मनुवाद का प्रशासन है जिसको इस देश को समझना है कि ये इतने असंवेदनशील है कि दलित बच्ची अगर गायब हुई है, उसका परिवार थाने में जा रहा है, तो आप संज्ञान नहीं लेंगे, आप उसकी खोजबीन नहीं करेंगे। और उस पर राजनीति कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का निकलेगा। आपको कैसे पता कि जांच हुई है कि नहीं हुई है? जांच होगी तब पता चलेगा ना कि कौन है, कौन अपराधी है, कौन नहीं है। जी, वो भी कोर्ट तय होगा कि मुख्यमंत्री पुलिस को इशारा कर रहे हैं कि किसको पकड़ लो। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। कुल मिला के राजीव जी ये कि इस कुंभ की घटना ने मोदी साहब की और योगी की इमेज को बहुत धक्का पहुंचा दिया जी। और वो इस दिल्ली के इलेक्शन में उसको चाहते हैं कि रिपेयर हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वो रिपेयर होने जा रही है। दिल्ली के इलेक्शन में भी स्थिति बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आएंगे। 8 तारीख को जब लोग देखेंगे उसमें बीजेपी कितना भी ताकत झोंक दे, लेकिन अभी बीजेपी की ऐसी स्थिति हमको ग्राउंड पर नहीं दिख रही है कि बीजेपी कोई बहुत बड़ा कोई चमत्कार दिल्ली में करने वाली है, क्योंकि मोदी साहब की जो इमेज है कुंभ की वजह से। आज मैं दिल्ली के कुछ इलाकों में गया और बात कर रहे हैं लोगों से, कुंभ किससे बहुत नाराजगी है दिल्ली में। देश भर में नाराजगी है प्रशांत जी, देश भर में नाराजगी है, और चूंकि दिल्ली में चुनाव है तो वो नाराजगी ज्यादा दिखाई देगी। मैं दिल्ली के इलाकों में गया था, इसलिए मैं दिल्ली की बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत नाराजगी है लोगों, और लोग सोशल मीडिया पे और सब पे देख रहे हैं। इनके मीडिया से भी नाराजगी है कि उसने छुपाया बातों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक अलग घटनाक्रम, और इन सब के बीच जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे कि सड़कों पे बीजेपी के पक्ष में माहौल दिखाई नहीं दे रहा है, अगर दिल्ली की भी बात करें। लेकिन हमारे तमाम साथी ये बात भी कहते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए या ऐसे भी टेलीफोनिक भी, कि आप बताते कुछ और हैं, रिजल्ट कुछ और आता है। और चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, 2 रिजल्ट तो सामने है। हरियाणा का भी हमने देख लिया, महाराष्ट्र का भी देख लिया, और दिल्ली के चुनाव को लेकर काफी निराशा है हमारे तमाम दर्शक साथियों में। वो साफ दिखाई दे रहा है, वो निराशा है, होनी भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने
जो ईगल ग्रुप का फॉर्म किया है, ईगल पहले बताओ। बहुत इसीलिए जयशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। और ये ईगल जो है ये एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स, ईगल, EAGLE, ईगल। और इसमें अजय माकन हैं, दिग्विजय सिंह हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, प्रवीण चक्रवर्ती हैं, पवन खेरा हैं, फिर गुरदीप सिंह सप्पल हैं, नितिन राउत हैं और चांद रेड्डी साहब हैं, CVC रेड्डी ये हैं। और ये 8 लोगों की टीम है। और साफ साफ अभी इस चिट्ठी में जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश से जो ये ग्रुप फॉर्म किया गया है, चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है कि ये कमेटी अभी स्टार्ट करेगी महाराष्ट्र में जो वोटर्स की लिस्ट में जो मैनिपुलेशन हुआ है वहां से करेगी और उसके बाद उन तमाम चुनावों पर नजर रखेगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जयशंकर जी कि कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी ने, हालांकि हम लोग इसी मंच पे कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन की एक ऐसी एम्पावर्ड टीम बननी चाहिए जिसमें अलग अलग दलों से, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, चाहे वो आरजेडी से हो, या उधर डीएमके से हो, या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से हो, इन सब, केजरीवाल अगर उसमें हैं तो उनसे, उनकी पार्टी से हो, एक दो लोग ऐसे हों जो इस एम्पावर्ड कमेटी के मेंबर हों और जो जांच करें कि आखिर महाराष्ट्र में क्या हुआ, आखिर उधर हरियाणा में क्या हुआ और क्या यही दिल्ली में भी होने जा रहा है। लेकिन कल ही आप लोगों को शायद आप लोगों ने देखा हो, सुना हो या पढ़ा हो कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी आज की तारीख में संजीव खन्ना है, तो CJI संजीव खन्ना ने यह कहा है कि जो चुनाव की प्रक्रिया की जो वोटिंग के दौरान जो रिकॉर्डिंग है उसको तब तक आप संभाल के रखिए जब तक कि उस पर कोई फैसला ना आ जाए, क्योंकि अभी 100 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं और कहा यह जा रहा है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग ही नहीं है। और दुखद पहलू है कि देश में 100% जो रिकॉर्डिंग की बात करता है चुनाव आयोग, उसमें 100% नहीं बल्कि 50% भी पूरा नहीं होता है। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वो 50% भी नहीं है, फुलफिल नहीं होता है। ये तमाम चीजें हैं, तो निराशा क्यों ना हो जयशंकर जी, निराशा जयशंकर जी क्यों नहीं हो। और जो बात कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, बहुत सही कह रहे हैं कि हम चर्चा कुछ भी करें, रिजल्ट तो उनके हिसाब से आता है। आखिरी पारी खेल रहे हैं राजीव कुमार। सही कह रहे हैं राजीव जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यही बात तो हम लोग लगातार करते रहे हैं। हमको याद है कि हम इसी मंच से और अन्य मंचों से भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि भाई आपको मतदाता सूची बनने से लेकर के जब मतदान होता है, मतगणना होती है, लगातार सक्रिय पूरा का पूरा एक एक्सपर्ट्स की टीम होनी चाहिए। हालांकि ये जो बनाई है खड़गे साहब ने टीम, वो सब कांग्रेस के नेता लोग ही हैं, उन्हीं लोगों का है। इसमें अगर कुछ बाहर से एक्सपर्ट्स लोगों को भी शामिल किया होता या तो और बेहतर होता मेरे ख्याल से, उसकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी रहती है और वो लोग काम भी करते अलग ढंग से। क्योंकि ये लोग तो चुनाव लड़ने वाले हैं, लड़ते हैं, लड़ाते हैं, करते ही हैं। अगर इनको पहले से ही किया होता तो फिर ये तकलीफ क्यों होती। इसलिए इन पर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, पहल अच्छी है और मुझे लगता है कि आगे चल करके इसमें और लोगों को शामिल करेंगे जो थोड़ा अलग ढंग के लोग हैं, जो चुनाव आयोग से जुड़े रहे हैं या जो सर्वे वगैरह करते रहते हैं लोग, उस टाइप के लोग हैं। एडीआर है, एडीआर से कुछ लोगों को ले सकते थे, इस तरह का जो है, तो एक बढ़िया काम है ये। अब इसको इसी को लेकर के सिर्फ आप ये इंश्योर कर लीजिए कि जो मतदाता सूची बन रही है वो परफेक्ट है कि नहीं है, उसमें कितने नाम हटाए गए हैं, कितने नाम जोड़े गए हैं, किन लोगों के हटाए गए हैं, किन लोगों के जोड़े गए हैं, उसमें हस्तक्षेप हो। और फिर जो मतदान होता है तो मतदान जो ईवीएम में दर्ज होता है, कितने वोट जो हैं वो किस ईवीएम मशीन में दर्ज हुए हैं, और जब काउंटिंग होती है तो क्या वही ईवीएम मशीन खुली है जिसमें उतना लिखा हुआ था, वो उसमें मिलान करना होगा। तो जब तक ये इसको पूरे लेवल पे आप अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे तो कोई बात बनेगी, तब वो थोड़ा सा उसमें जा करके एक हस्तक्षेप उस ढंग से होगा। अच्छी पहल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा यह है कि दिल्ली का विधानसभा का चुनाव जो है, कांग्रेस ने चूंकि ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चुनाव अभियान चलाया है, इसमें कांग्रेस लाइमलाइट में तो आ गई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि वही जैसे पहले भी कहा था मैंने कि जो चूंकि आपका संगठनात्मक ढांचा उस ढंग से उतना मजबूत नहीं है जो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जा सके और उसको कन्विंस करके कि भाई आप
पंजे पोर्ट लगाओ। तो वो मैकेनिज्म जब तक आप तैयार नहीं करते, जैसे 5-6 महीने का समय आपके पास था, तो उसमें आप ये काम कर सकते थे, या और पहले से तैयारी करते, तो उसमें कोई दो राय नहीं थी। अभी भी मुझे लग रहा है कि लड़ाई मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। और दूसरा यह कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बता रहा हूं कि बार बार बताता हूं मैं, किसी हालत में भी इस बार दिल्ली को जीतने की उनकी तैयारी है जी। एन केन प्रकार पैसा लगे, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो, प्रशासन की मदद ले लो, चुनाव आयोग की मदद ले लो, जो कहोगे सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमको दिल्ली चाहिए, ये इन लोगों ने ठान लिया है। लेकिन अब चूंकि उसी धारा के हैं अरविंद केजरीवाल भी, और उनके लोग भी, तो वो लोग भी थोड़ा इस मामले में एक्सपर्टाइज उनका भी है, उनके भी जमीनी स्तर पे लोग जुड़े हुए हैं, तो घूमते रहते, वो अपना उस ढंग से काम कर रहे हैं, उसे लड़ रहे हैं लोग। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के साथ कोई विचारधारा नहीं है, इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं वो, कि आज आप 8-8 एमएलए उनके पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए वो चले गए। आप जो कहते थे वो कर नहीं रहे हैं, जो कहते थे उसका सीधा उल्टा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और खास तौर से जो सेकुलर मतदाता है या दलित है, या उसके सामने एक भारी धर्म संकट है इस समय, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पूरी 5 साल की सरकार, या जो भी उसके पहले की भी सरकार 5 साल की थी, या और 2-3 साल की रही हो, उसमें इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हो जिससे सेकुलरिज्म राष्ट्रीय राजधानी में मजबूत हो, सोशल जस्टिस मजबूत हो, क्योंकि आपका कोई वैचारिक कमिटमेंट नहीं है, वैचारिक प्रतिबद्धता आपकी है नहीं, इसलिए इसका तो करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आपका एक नेटवर्क है, नेटवर्किंग है, और आपने भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे लाभार्थियों की एक बड़ी फौज खड़ी की है, तो उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में की है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो महिलाएं बस में मुफ्त यात्रा करती हैं, या जिसके घर का बिजली का बिल 200 मीटर तक फ्री आता है, जिसको पानी फ्री में मिलता है, जिसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ करके अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, तो ये सारी चीजें हैं जिससे उन्होंने एक लाभार्थी योजना तो बनाई है, लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार किया है। अब उसमें यह है कि कौन किसको मात दे सकता है, इस पर देखना होगा ये। और कहाँ कांग्रेस कितनी, देखिए जब भी जैसे नगर निगम के भी चुनाव में हुआ था, कांग्रेस को वोट मिल रहा था, दलितों का भी, अल्पसंख्यक मतदाताओं का भी, लेकिन जब लगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा नहीं, तो लोग पलट गए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ। इस बार मुसलमान, खासतौर से जो अल्पसंख्यक मतदाता है, उसमें उनके बीच इनके प्रति गुस्सा बहुत है, आक्रोश बहुत है, क्योंकि पिछले 5 सालों में, चाहे वो सीएए का मामला हो, नागरिकता संशोधन विधेयक का मामला हो, उसके लिए जो धरना हो रहा था शाहीन बाग में, उसके प्रति इनका जो रवैया रहा हो, या दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें इनकी जो रही है भूमिका रही है तटस्थ दिखने की या ये करने की, भाई तटस्थ रही है, लेकिन जो पीड़ित हैं उनको तो आप न्याय दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, तो उसको लेकर के गुस्सा है। लेकिन अब वही है कि वो गुस्सा किस लेवल तक, अगर कांग्रेस शिकस्त देने की हालत में है बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को, तो लोग जाहिर सी बात है कि उसके पास जाएंगे, कांग्रेस के पास जाएंगे, और नहीं तो फिर मजबूरी में, चूंकि उनको है लगता है कि भाई भाजपा को हराना है, तो फिर वो उधर भी जा सकते हैं। तो ये रही है। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि भाजपा कुछ गेन करेगी इस चुनाव में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसकी सीटें जो पहले थी उससे ज्यादा बढ़ेंगी, कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिल सकती हैं, और घुमा फिरा करके अगर हुआ, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आई या 2-4 विधायकों के कमी अधिक आया, तो भारतीय जनता पार्टी को खरीदने में कोई गुरेज नहीं होगा, वो चाहे वो आम आदमी पार्टी के विधायक हो चाहे इनके विधायक हो, उसको खरीद करके सरकार तो बनाने पर तो संकल्पबद्ध या कटिबद्ध लगते हैं, क्योंकि 2025 में आरएसएस को पेश करने के लिए इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो दावे के साथ कह सके। और जो इनकम टैक्स की बात, जिसका बड़ा भारी ये किया जा रहा है, पूरे मतलब कसीदे पढ़े जा रहे हैं टीवी चैनलों पे, इस पे मतलब वही इस पर विचार करने को तैयार नहीं है। बस देखा 12 लाख रुपए तक का मामला टैक्स फ्री हो गया। अरे भाई कैसे हो गया? एक जेब, ऐसी जेब में पैसा डाला है जो पहले से फटी हुई है, जिसका सारा पैसा तो जीएसटी में चला गया, सारा पैसा जो है टोल टैक्स में चला गया, सारा पैसा जो पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद में जो लग रहा है उस पे चला गया। तमाम टैक्स, तरह के टैक्स अगर गिनकर देखा जाए तो पहले होता था, कभी 2-4-10 साल पहले होता था कि हम लोग भी, सब लोग टकटकी लगाए रहते थे कि अब बजट भाषण आ रहा है, अब लगता है कि इनकम टैक्स के बारे में कुछ छूट मिलने वाली है। अब इस छूट का कोई मतलब नहीं रहा। आप 60,000 रुपए कह रहे हैं, 12 लाख के टैक्स में बचने की बात कर रहे हैं, उससे कितना अधिक आपने जीएसटी के द्वारा वसूल कर लिया है या बाकी टैक्सों में। मतलब आप सोचिए कि कोई बता रहा है कल मुझसे, साहब यहाँ से अगर आजमगढ़ जाना हो
तो इतना टोल टैक्स लग जाएगा कि अगर वो एसी 2 टायर में भी जाए लो आप, तो भी उसका भरपाई नहीं हो पाएगी। ये इस हालत ये हो गई है। तो एक तो ये चीज रहा। दूसरा, जैसे मिल्कीपुर वाली बात तो बहुत ही मतलब दर्दनाक है। और क्या कहा जाए, एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है जो न सिर्फ संवेदनहीन है, मतलब शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। एक तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए हैं और वो आदमी कभी कुछ बोल नहीं रहा है। 18 घंटे तक खबरों को छिपा करके रख रहा है। उसका प्रशासन बता नहीं रहा है। ऐसा या तो तुमको पता नहीं था तो तुमको उसी समय रिजाइन करना चाहिए कि अगर 18 घंटे तक तुमको ये नहीं मालूम है कि भगदड़ में लोग घायल हुए हैं कि मरे हैं। कह रहा है आकर के कि साहब कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन आप लोग अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। ये मुख्यमंत्री का बयान है। या मिल्कीपुर में जो अयोध्या में जो घटना हुई है दलित की बेटी के साथ, पता नहीं अभी तो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ कि नहीं हुआ है, उसके बलात्कार की पुष्टि हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन ये तो एक और निर्भया है। जिस ढंग से उसकी आंखें फोड़ी गई हैं, जिस तरह से उसे नंगा करके मार करके फेंक दिया गया है, उस पर अगर वहां का सांसद जो दलित है, अगर एक दलित की बेटी को न्याय पाने के लिए अगर वो रो रहा है, सरेआम आंसू बहा रहा है, और उसके बारे में एक आदमी कह रहा है, ये बेगैरत आदमी, कि साहब वो नौटंकी कर रहे हैं, और दलित की बेटी को न्याय मांगना नौटंकी है, और कह रहा है कि ये उन्हीं के लोग होंगे। हमने कभी नहीं सुना है, न तो अवधेश प्रसाद से सुना। अवधेश प्रसाद 6 बार राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, न तो उनके मुंह से सुना, न अखिलेश यादव के मुंह से या उनके ट्वीट से सुना कि उन्होंने कहा हो कि हाँ अगर समाजवादी पार्टी का अगर आदमी हो तो उसको बचा लेना। ऐसा तो नहीं कहा। भाई समाजवादी पार्टी का भी अगर है, कांग्रेस का भी है, भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का है, किसी का भी है, 3 दिन तक तुम्हारी पुलिस सो क्यों रही थी? जब थाने में गए थे उसके परिवार के लोग, उस समय खोजबीन क्यों नहीं किया, जांच पड़ताल क्यों नहीं किया? अभी भी वक्त है, तुम उसको खोज के लाओ, गिरफ्तार करके लाओ, उसको वो सजा दो जो निर्भया के दोषियों को दी गई थी सजा। इससे कोई नहीं है। लेकिन चूंकि चुनाव में अब वो फंस गए हैं, मामला उनका फंस गया है। अयोध्या के लोगों ने ऐसे ही सबक सिखा दिया था लोकसभा के चुनाव में। अब मिल्कीपुर भी हाथ से जाते, सारे मंत्री वहां कैंप कर रहे हैं, सारे सांसद जहां जहां के जातियों के गांव में घुसा घुसा करके लोगों को बैठा दिया है। पैसा की थैलियां एकदम खोल के रख दी है कि भाई अगर ये हार जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगा जाएगी, क्योंकि लोकसभा में तो लुटिया डूबी ही थी। इधर महाकुंभ में जो इतना बड़ा हादसा हो गया, राजीव जी, मतलब हम आज किसी एक टीवी चैनल पर भी थे, मतलब क्या बताएं, जो मुंह से आग निकल रही है। कितने 100 लोग मरे होंगे वहां पे इलाहाबाद में, प्रयागराज के महाकुंभ में। आज तक कुंभ में इतनी अव्यवस्था कभी हुई नहीं। पहले भी 2013 में जैसे मान लिया 36 लोग मरे थे, रेलवे स्टेशन पे कुछ भगदड़ मच गई थी प्लेटफॉर्म चेंज करने की सूचना को लेकर के। कुल मेले के आयोजन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उस समय आरएसएस के लोगों ने, उसमें संघ परिवार के लोगों ने, उसमें इनके जो भक्त और बाबा लोग हैं, इन्होंने जमीन आसमान एक करके रखा था कि साहब इतना खराब आयोजन अखिलेश यादव की सरकार ने किया। अब जब सैकड़ों लाशें गई हैं, उस दिन से बता रहे हैं सिर्फ घटना यह कि संगम स्थल पे हुआ है। अब खुल के आया है कि नहीं साहब, झूसी में जो इससे बड़ी घटना हुई थी उसमें और ज्यादा लोग मरे थे। जो इनकी वो ब्रांड एम्बेसडर थी तानिया मित्तल, जो बता रही थी बड़ के करके कितना बढ़िया आयोजन हो रहा है, इतना आइए आप लोग, ये शांति है और ये माहौल है। वो रो रो के कह रही है कि साहब मैं जहां बैठी हूं, यहां खड़ी हूं हल्दीराम में, वहां कितनी लाशें पड़ी हुई हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। एक जगह, तीसरी जगह हुआ है जहां महामंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर ले जा रहा है, उसकी गाड़ी कुचल दे रही है, 6 लोग मर जा रहे हैं, वहां भगदड़ मची, वहां भी और लोग मर रहे हैं। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, इलाहाबाद में कोई पुलिस में सीनियर अफसर हैं, उनका एक कहना है कि साहब 3 जगह में 6 जगह भगदड़ हुई है उस दिन, मौनी अमावस्या के दिन 6 जगहों पे भगदड़ हुई है। और उनका अनुमान है कि 700-800 से कम लोगों की मौत नहीं हुई है। लोगों को बोरों में भर भर करके लोगों ने इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में जला दिया है। बाकी लोगों को घर पहुंचवा दिया, कहा कि यहां रुकोगे, पोस्टमार्टम होगा, टाइम लगेगा, ले जाओ अपने घर, ये 15,000 रुपए लो, 20,000 रुपए लो, ले जाकर के अपने अंत्येष्टि करो। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है राजीव जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसमें बाबाओं से कहवा रहे हैं, जो ढोंगी पाखंडी मठाधीश हैं सब, उनसे कहवा रहे हैं कि साहब वहां तो मोक्ष मिलता है। इलाहाबाद प्रयाग के जो महाकुंभ में जो आता है, वहां जो मरता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हमने कहा भाई
आप भी उसमें शामिल क्यों नहीं हो गए भीड़ में? आप तो रोज सबको मोक्ष दिलाते रहते हो, आप खुद ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते। एक बार जाओ तो सही, भीड़ में थोड़ा घुसो। लेकिन तुम्हारे लिए तो अलग से अखाड़े बनेंगे, अलग से रास्ते बनेंगे, वीवीआईपी स्नान कराया जाएगा। उसके बाद हमारे एक वीवीआईपी देश के उपराष्ट्रपति वो बताइए, क्या शर्मनाक है। नहीं, वहां गए और जिस ढंग का बयान आया, उपराष्ट्रपति के स्तर पे बैठा हुआ आदमी इस तरह का बयान देगा, इतना घटिया बयान देगा, आप कल्पना कर सकते हैं? मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट दे रहा है, जिसके मुख्यमंत्री रहते सैकड़ों लोग मारे गए, जिसने सूचनाओं को दबा करके रखा, छिपा करके रखा, इससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं होगा। अगर रात के 1-1:30 बजे दुर्घटना होती है और शाम के 5 बजे तुम संख्या बताते हो, तुम्हारा प्रशासन संख्या बताता है कि साहब 30 लोग मारे गए हैं, इससे बड़ा क्रिमिनल एक्ट और क्या हो सकता है? एक, या तो तुम मुख्यमंत्री पद पर रहने के लायक नहीं हो, तुम्हारा शासन प्रशासन खुफिया तंत्र नकारा निकम्मा है जो तुमको सूचनाएं नहीं दे रहा है, या फिर तुम संवेदनहीन हो, मक्कार हो, झूठे हो। तुमने जानबूझ करके लोगों को मौत के मुंह में बुलाया। रोज व्हाट्सएप पे अखबारों के विज्ञापन में, टीवी चैनलों के विज्ञापन में, आइए आइए 144 साल के बाद महाकुंभ लग रहा है, पुण्य प्राप्त करिए, और क्या क्या विज्ञापन, क्या क्या किस तरह के आह्वान। भाई तुमने बुला लिया, लाखों करोड़ों लोग जमा हो गए, कोई इंतजाम तुम्हारे पास था नहीं, कोई व्यवस्था तुम्हारे पास थी नहीं। अब 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर बसों को खड़ा कर दिया है राजीव जी उस दिन। पता लगा ना वहां पे शौचालय की कोई व्यवस्था है, न कहीं कुछ खाने पीने की व्यवस्था है। लोग घंटों घंटों वहीं खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। क्या मतलब है भाई? ये पहली बार हुआ है इतिहास में, ये जो भगदड़ में मौत हुई है। जितने नागा साधु हैं या जो सन्यासी संत जो भी हैं, वो जो तथाकथित शुभ मुहूर्त था, उस शुभ मुहूर्त में उन्होंने स्नान नहीं कर सके। ये पहली बार हुआ, पहले कुंभ में हुआ है। इसके पहले 2013 में नहीं, इसके और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हुआ है। लेकिन अब चूंकि सत्ता पोषित बाबा हैं जो संत अपने को महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, तो ये सारे पाखंडी और मठाधीश हैं। ये सत्ता के संरक्षण में जीने वाले लोग हैं, सत्ता के पैसे से पलने वाले लोग हैं। ये लोग बयान दे रहे हैं कि नहीं नहीं सब बढ़िया हुआ है, अब तो आप कहीं भी नहा सकते हैं, गंगा जी तो हर जगह पवित्र है, चाहे कहीं इस घाट पे जाइए चाहे उस घाट पे। अरे भैया तो ये भी कह देते हैं ना कि चाहे बलिया में नहाइए, चाहे गाजीपुर में, चाहे पटना में मत आइए, इलाहाबाद वहीं नहाइए। लेकिन उसके पहले तो तुम कह रहे थे साहब कि 144 साल बाद कुंभ लग रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो रही है। और चूंकि राजनीति में सफल है, चुनावी राजनीति में, चाहे वो राजीव कुमार, आपके नाम राशि जो हैं, राजीव कुमार की मदद हो, केचुआ की उनकी मदद हो, पुलिस प्रशासन हो, पैसे की मदद हो, मीडिया की मदद हो, लेकिन ये है, सत्ता में तो है। अब लोगों को लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है। लेकिन यह है कि बहुत देर तक नहीं चलने वाला है। जी राजीव जी बिल्कुल। और जनता को थोड़ा और सेंसिटिव होना होगा, संवेदनशील होना होगा। संवेदनाएं उन लोगों की कहां मर गई हैं। चलिए, आप हिंदू के नाम पे ही, हिंदू राष्ट्र, हिंदू, हम हिंदू हैं, इसी के नाम पे अगर आप राजनीति कर रहे हैं या उसी के नाम पे आप जीवन यापन कर रहे हैं, राजनेता ना हो, आप वोटर हो, तब भी तो पूछिए कि वहां आपके ही यानी हिंदू लोग ही क्यों मारे गए, क्यों मारे जा रहे हैं। जरा उसी हिंदू मुस्लिम ही कर लीजिए, तब भी आपको समझ में आएगा कि आपके साथ छल किया जा रहा है। ये बात उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है जिनके परिजन वहां मारे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पर कल, जब राहुल गांधी यहां दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो इस पर अपनी बात रखी थी, खासकर इसी मसले पे जिसकी चर्चा आप बहुत ही संवेदना के साथ कर रहे हैं जयशंकर जी, यानी महाकुंभ की। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। कुंभ मेला में धूमधाम से दिखा रहे थे, वहां पे स्टैम्पीड हुआ, लोग मरे। आज तक देश को नहीं बता रहे यहां कितने लोग मरे। कुंभ मेला में धूमधाम से दिखा रहे थे, वहां पे स्टैम्पीड हुआ, लोग मरे। आज तक देश को नहीं बता रहे यहां कितने लोग मरे कुंभ में। तो सुन लिए ये। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहता हूं। कुंभ की बात तो जितनी की जाए वो कम है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां कई लोगों को अभी भी, कई परिजन अभी भी बिल्कुल रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनके यहाँ का एक आदमी या एक परिवार का एक दो जितने भी हैं वो गायब है और वो जिंदा भी है या नहीं है।
ऐसी बहुत सारी घटनाएं, ऐसी बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने, लेकिन इन सब के बीच सियासी रोटियां सेकने की कोशिश, और इन सब में एक और भयावह घटना उसी अयोध्या में, वहीं से थोड़ी दूरी पर अयोध्या मिल्कीपुर में चूंकि चुनाव है, और वहां पर एक दलित बेटी के साथ जो कुछ हुआ है 3 दिन के बाद उसकी जैसे लाश मिली है, वो भी दर्दनाक है, जिसको देखकर, जिसके बारे में चर्चा करके सांसद जो फैजाबाद के हैं अवधेश प्रसाद, वो कैसे बिलख के रो रहे थे, और उन्होंने इस्तीफे तक की बात कह दी है कि मैं दिल्ली आऊँगा और मोदी जी से कहूँगा कि उस बेटी को इंसाफ मिले, वरना मैं इस्तीफा दे दूँगा। ये बात इतनी आसान नहीं है कि इससे पीछा छुड़ा रहे नरेंद्र मोदी, ये साफ दिखाई देता है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव भी है, चाहे मिल्कीपुर हो या दिल्ली हो। कैसे देखते हैं आप? और सबसे बड़ी चीज कि यहां विपक्ष क्या करता हुआ नजर आता है? देखिए राजीव जी, विपक्ष तो जो उसका काम है अपना कर रहा है, समस्याओं को उठाना, जनता की आवाज को उठाना। विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है। सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार को जो करना चाहिए, क्या सरकार वो काम कर रही है? जैसा कि अवधेश प्रसाद रोते हुए कह रहे हो, सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब क्या दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये देखा जा सकता है। यानी सरकार राजीव जी हर स्तर पर बहुत ही ज्यादा संवेदनहीन, और संवेदनहीन से बढ़कर आगे कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा क्रूर है। पाशविकता की हद तक जो सरकार चली गई है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और सरकार अगर पाशविकता की हद तक चली जाए राजीव जी, तो फिर राज्य जो है वो बचता नहीं। तो ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि अब कोई प्रशासन नाम की चीज बची नहीं है, और कुछ लोगों का गिरोह जो है वो एक तरीके से मुल्क को हाँक रहा है, यही कहा जा सकता है। क्योंकि अगर प्रशासन नाम की चीज होती तो ना तो कुंभ की चीजें छिपाई जाती, और ना जो अयोध्या में मिल्कीपुर में हुआ है उसके ऊपर सूबे के मुखिया की इतनी अभद्र टिप्पणी आती। तो ये जिस तरीके से राजीव जी ये अपना एक तरीके से कहा जाए अपने संस्कार जो इनको मिले हैं संघ की शाखाओं से, ये उन संस्कारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें इन विचारों का कोई दोष नहीं है। इनके परिवारों से इनको ये संस्कार नहीं मिले। परिवार सबके अच्छे रहे होंगे और अच्छे संस्कार परिवारों ने दिए होंगे, लेकिन शाखाओं में जो इनको संस्कार मिलते हैं वो इनको बिगाड़ देते हैं, और ये इस हद तक चले जाते हैं कि पाशविकता की हद तक चले जाते हैं। तो इनको जो संघ की शाखाओं से संस्कार मिले हैं, उनका जो है ये प्रदर्शन अपना करते हैं, बार-बार वो प्रदर्शन हो रहा है। इसी तरीके से राजीव जी जो सोनिया गांधी के बयान को लेकर नरेंद्र मोदी की जो टिप्पणी आ गई थी, या बीजेपी के लोगों की और जो टिप्पणियां आई, वो भी उस शाखा के संस्कार जो उन्हीं का जो था वो एक तरह से प्रदर्शन था। तो कुल मिला के राजीव जी यही कहा जा सकता है कि दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक जो भी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा जो है वो बार बार सामने आ रहा है। और इस चाल चरित्र चेहरे को अब इनको कोई मतलब शर्म लिहाज भी ये नहीं आती है कि हमारा चेहरा जनता के सामने आ रहा है। अभी कह रहे हैं कि हाँ यही हमारा चेहरा है और हम ऐसे ही रहेंगे। अब इस पे आ गए हैं। मतलब इससे पहले होता था 10 साल पहले तक तो ये कम से कम छुपाने की कोशिशें किया करते थे कि नहीं वो हमारा स्वयंसेवक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये अब तो खुलेआम कहते हैं कि हाँ हम ही हैं, बताओ क्या कर लोगे। तो इस हद तक जो अब ये पहुंच गए, यानी निर्लज्जता की भी जो है सीमा होती है वो भी सारी पार एक तरीके से हो चुकी है। तो कुल मिला के राजीव जी यही है कि प्रशासन नाम की कहीं कोई चीज बची नहीं है, और लगता है कि सब जो है एक तरीके से ये भी जो है आउटसोर्स जो है वो सब हो रहा है, प्रशासन भी, और बुरी तरीके से विफल जो है सरकार हर तरीके पे है। केवल एक काम बचा है कि किसी तरीके से अपनी कुर्सी बचाई जाए। उत्तर प्रदेश में मुखिया को अपनी कुर्सी बचानी है और दिल्ली में दिल्ली के मुखिया को अपनी कुर्सी बचानी है। तो बजट जो है वो उस हिसाब से तैयार किया जाता है कि दिल्ली के मुखिया की कुर्सी बची रहे, और उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है वो आंकड़े छुपाते हैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। कुल मिलाकर खेल जो है वो यही चल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, और कल से मैं हेमंत जी आप ही को खोज रहा था। बिहार में बहार है, दिल्ली में यही कहा जा रहा है। कितनी बहार है जरा ये बता दीजिए, क्योंकि मखाना बोर्ड से लेकर IIT और कोसी परियोजना और क्या क्या उधर नीतीश बाबू ने नहीं लिखा कुछ, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई नीतीश बाबू की। तो गृह मंत्री साहब ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखकर बता दिया कि क्या क्या हम दे दिए हैं, और इससे बिहार में कितनी बहार आने वाली है वो सब कुछ वो बता रहे थे। क्या है इसकी प्रतिक्रिया जरा ये बताइए। और इसका उसके अलावा चाहे कुंभ हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे मिल्कीपुर हो, जो सियासत है उसका भी कोई असर नजर आता है क्या? सबसे बड़ी चीज कि आखिर बिहार को सेंटर पॉइंट में रखकर बजट क्यों तैयार किया गया? हेमंत जी। जी धन्यवाद राजीव जी। थोड़ी असुविधा होगी क्योंकि हमारे आसपास सरस्वती पुत्र काफी जग गए हुए हैं, तो आवाज शायद आपको मिलेगी उसकी। ये जो
जिन जिन चीजों को लेकर के ढिढोरा पीटा जा रहा है, बिहार को बजट में क्या क्या मिला, तो सबसे पहले तो ये चर्चा हुई कि निर्मला सीतारमण मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहन करके आई और इसको लेकर के मीडिया का एक हिस्सा बहुत लहालोट हो रहा था। दूसरी ओर कि उन्होंने बिहार का कितनी बार नाम लिया, 9 बार या 10 बार शायद उन्होंने नाम लिया अपने बजट भाषण के दौरान, इसकी भी खूब चर्चा हुई। और गरीब की जो उन्होंने जो एक पूरी जो शब्दों की जो प्लानिंग की थी, उसमें गरीब की यूथ और क्या क्या जो था उसमें, लेकिन गरीब तो अगर कहिएगा तो बिहार गरीब राज्य है, उत्तर प्रदेश की तरह बिहार भी बड़ा गरीब राज्य है। बेरोजगारी और गरीबी और ये इससे त्रस्त है इस प्रदेश के लोग। अब मखाना उद्योग का जितना ढिढोरा पिटा गया, लग रहा था कि कोई ऐसा बड़ा कारखाना लगने जा रहा है जिससे कि यहाँ के लोगों की बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। मखाना उद्योग से इस राज्य के 25,000 किसान जुड़े हुए हैं मात्र। अब समझ लीजिए कि 13-14 करोड़ आबादी वाले बिहार के 25,000 किसान जिस उद्योग से जुड़े हुए हैं मखाना, तो उसको लेकर के आप अगर ये हाइप क्रिएट करेंगे कि इससे बहुत बड़ा कुछ बिहार का भला होने वाला है, तो एक ये वो सिंबलिज्म है। मुझे लगता है कि ये बेरोजगारी से निजात पाने के लिए या बिहार से जो पलायन की समस्या है, भयंकर बेरोजगारी है, गरीबी है, इन चीजों से निपटने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां स्कीम वर्कर्स को का मानदेय बढ़ाने के लिए, उनको नियमित करने के लिए लंबी लंबी यहाँ पर लड़ाइयां चली हैं, प्रदर्शन हुए हैं, पटना में घेराव और प्रदर्शन हुआ है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री से लगातार वार्ता होती रही है, वो एश्योर करते रहे हैं, लेकिन उस पर कोई एक पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया। स्कीम वर्कर्स की बहुत बड़ी आबादी है। अब मनरेगा जैसी योजना बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्यों के लिए ज्यादा ये थी, लेकिन उसमें आप फिर इस बार उन्होंने कोई उसमें बजटरी एलोकेशन नहीं बढ़ाया है। दूसरी बात की जो एयरपोर्ट का जो ग्रीन एयरपोर्ट की जो बात वो कर रहे हैं, एयरपोर्ट में कुछ ऐसे चीजों को रख लिया है उन्होंने जिस पर काम चल रहा है पहले से, तो एक तरह से वो लोगों को झांसा देने की ही पूरी कोशिश है। बिहार को बहुत, नीतीश कुमार जी ने जो 34 सूत्री मांग रखी थी उसमें से कितनी मांगे पूरी हुई? 1,34,000 करोड़ का जो उनका पूरा पैकेज था उसमें कहा, तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ है। नीतीश जी का वो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का सवाल जो था, संयोग से एक अखबार ने तो उसका पूरी तरह से ये ले लिया हुआ था, ठेका ले रखा था। उस अखबार के प्रधान संपादक आज सरकार का हिस्सा है हरिवंश जी, राज्यसभा के उपसभापति हैं, और मैं भी उस अखबार में था। तो जिस पोजीशन पर मैं था तो मुझे जवाबदेही मिली हुई थी कि जो लोग डिग्नेटरीज बिहार आते हैं, पटना आते हैं, उनको प्रभात खबर आमंत्रित करता था अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में। वहां बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लोग लिखते थे कि हम बिहार को विशेष राज्य देने की मांग का समर्थन करते हैं जी। और ये कैंपेन उस अखबार ने चलाया। आज वो कैंपेन न तो नीतीश जी को याद है, न हरिवंश जी को याद है, और जो सरकारी पार्टी है बीजेपी और जेडीयू, इन लोगों को तो कोई रह ही नहीं गया है जी। तो बिहार से मुझे लगता है कि बहुत कुछ आया तो नहीं है, लेकिन उसका एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। बिहार कुंभ की बात आपने की, तो हमारे राज्य से 11 लोग मरे हैं। मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ वहां भी एक व्यक्ति मरा है हमारे जिले का जी। तो अभी बहुत कुछ आएगा। मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि पीछे से जो म्यूजिक है वो थोड़ा मुझे वो डरा रहा है, इसलिए क्योंकि उस पर फिर कॉपीराइट भेज देते हैं, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। और थोड़ा सीधे चलते हैं। राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली की एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा वो सुन लेते हैं। दिल्ली की चुनावी सभा, और चूंकि आज और कल का दिन, बस कल का ही दिन बाकी है चुनाव प्रचार के लिए। कांग्रेस पार्टी काफी लेट से इस चुनाव में कूदी है, और खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन सुन लेते हैं, आइए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। और राहुल गांधी का भाषण लगभग बराबर एक ही तरह का भाषण रहा है, लेकिन फिर भी सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इस देश की जनता के बीच में कोई नफरत नहीं है। नफरत कौन फैलाता है? मैंने देखा है। देखिए, शायद आप में से इतने लोग
कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं चले हों। मैं चला हूं, मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूं और लाखों लोगों से मैं मिला। और मैं आपको बताता हूं, 4000 किलोमीटर हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भाषाएं, रास्ते में मैंने एक बार नफरत नहीं देखी, एक बार नहीं देखी। यह नफरत फैलाई जाती है, यह आपके दिल में नहीं है, गरीबों के दिल में नहीं है। यह नफरत नरेंद्र मोदी जी, उनका संगठन आरएसएस और उनके जो मित्र हैं, मीडिया के लोग फैलाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा, और यहां फिर से दोहराना चाहता हूं, कि जहां भी ये नफरत का बाजार खोलेंगे, उसके सामने हमारी एक नहीं अनेक मोहब्बत की दुकानें दिखेंगी। क्योंकि नफरत से नहीं काटा जा सकता, हिंसा को, नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। यह हमारी विचारधारा है और यह हिंदुस्तान की विचारधारा है। मोदी जी आते हैं और एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे, और फिर अंत में जो आपका धन है, मेहनत की जो कमाई है, वो आपसे लेकर अदानी जैसे अरबपतियों को दे देंगे। सिस्टम यही है, आपका पैसा लो, आपको लड़ाओ और आपका पैसा सीधा अरबपतियों के जेब में डालो। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। हिंदुस्तान में कोविड फैल रहा था, अस्पताल भरे हुए थे, लोग मर रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ किया। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, ये सारे के सारे काम छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को खत्म करने के काम थे। ये सारे के सारे काम, इनकी हर पॉलिसी अरबपतियों के लिए दरवाजे खोलने के लिए, रास्ता खोलने के लिए पॉलिसी बनाई जाती हैं। आज सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। आप लाखों रुपए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस में देते हो और फिर पता लगता है कि रोजगार नहीं मिलता। रेलवे स्टेशन में कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले एक युवा मुझसे मिलता है। मैंने उससे पूछा, क्या करते हो? कुली का काम करता हूं। अच्छा, तुम कॉलेज गए? हां गया। क्या पढ़ा? राहुल जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं सिविल इंजीनियर हूं। मैं सिविल इंजीनियर हूं, पापा ने लाखों रुपए दिए प्राइवेट एजुकेशन के लिए और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। लाखों करोड़ों युवा जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, मेडिकल किया है, वो आज हिंदुस्तान में मजदूर का काम कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। एक तरफ अरबपतियों की शादी, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की घड़ियां, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, शादी में नाच के जाते हैं, और दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई, दुख और दर्द। नरेंद्र मोदी जी का यही लक्ष्य। अच्छा, लड़ाई चल रही थी, एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, बीच में अचानक से ऐसे खंबे पे केजरीवाल जी चढ़ के उतरे, खट 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 ऊपर तक, ये नया, ये, और कहा, जैसे ये खंबा दिख रहा है ना, ऐसे खंबे पे चढ़ गए और कहते हैं अब मैं नई राजनीति लाऊंगा, मैं नई राजनीति लाऊंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, भाईचारा लाऊंगा, यमुना का और दिल्ली का पानी साफ करूंगा। ये देखिए,
ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है। इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। कहते हैं मैं गरीबों की राजनीति करूंगा, मैं कमजोर वर्गों की राजनीति करूंगा। यह है केजरीवाल जी की टीम। यहां लिखा है टीम केजरीवाल, 9 लोगों की फोटो है। नाम पढ़ लेता हूं, नाम पढ़ता हूं। पहले नंबर पे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शराब का घोटाला किया, करोड़ों रुपए आपसे चोरी किए। दूसरे नंबर पे उनके पार्टनर मनीष सिसोदिया, बिल्कुल, जिन्होंने उनकी मदद की स्कैम करने के लिए। तीसरे नंबर पे आतिशी सिंह, चौथे पे संजय सिंह, 5वां सत्येंद्र जैन, 6ठा राघव चड्ढा, 7वां संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा। अब मुझे बताइए, इनकी जो क्रैक टीम है, अरविंद केजरीवाल की स्पेशल टीम जो है, इसमें आप मुझे एक दलित नाम दिखा दीजिए, एक पिछड़े का नाम दिखा दीजिए, एक मुसलमान नाम दिखा दीजिए, एक सिख नाम दिखा दीजिए, कहां है? तो ये अपनी टीम बनाते हैं, और जब आपके खिलाफ हिंसा होती है, जब दिल्ली में रायट्स हुए, आपको याद होगा राहुल गांधी आपके पास आया था और केजरीवाल जी कहीं नहीं आए थे। आए थे? कहां थे केजरीवाल? पहले गाड़ी में आए, छोटी वाली गाड़ी में, कौन सी थी भैया? वैगन आर में आए, वैगन आर में आए, स्वेटर पहने, खंबे पे चढ़ गए, फिर खंबे से उतरे और सीधा शीश महल के अंदर गए। उसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, बड़े बड़े टेलीविजन, करोड़ों रुपए का, कितना करोड़ रुपए का है वो? 45 करोड़ रुपए का घर है। नई तरीके की राजनीति, यह था वायदा केजरीवाल का। झूठा वायदा था। जैसे नरेंद्र मोदी झूठे वायदे करते हैं, वैसे ही केजरीवाल जी झूठे वायदे करते हैं। जब आपको जरूरत पड़ती है, मोदी जी तो सामने बोल देते हैं, मगर सोच केजरीवाल जी की भी वही है। वो सामने नहीं बोलते हैं, मगर जब आपको जरूरत पड़ती है तो केजरीवाल जी आपके पास नहीं आते हैं, आपकी मदद नहीं करते हैं। यह पूरी दुनिया जानती, शायद मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप जानते हो इस बात को कि आपकी रक्षा करने वाला और आपकी रक्षा करने वाली सिर्फ एक व्यक्ति है और एक पार्टी है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। और कहीं भी देख लो, जहां भी आप पे आक्रमण होगा, मैं आपको बता रहा हूं, जहां भी आपको धमकाया जाएगा, जहां भी आपको डराया जाएगा, जहां भी आपको तंग किया जाएगा, वहां राहुल गांधी दिखेगा। और पिछले 20 साल देख लो, संभल में लोगों को मारा गया, राहुल गांधी गया। मैं नहीं पीछे हटता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसकी रक्षा करता हूं, मेरा यही काम है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था कि इस देश में किसी को डर नहीं लगना चाहिए। सब लोगों को सपने देखने का, रोजगार का अधिकार है, प्यार से रहने का अधिकार है, यह संविधान देता है। और यह आपने लड़कर यह संविधान बनाया है, इसीलिए हम इस संविधान की रक्षा करते हैं। गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने इसे बनाया, नेहरू जी ने इसे बनाया, आपके साथ मिलकर सालों जेल काटे, पूरी जिंदगी संविधान बनाने में दी। और आज मोहन भगवत जैसा आदमी कहता है
कि संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। आजादी तो हमें 1947 में नहीं मिली, आजादी तो हमें अभी मिली है। मैं यहां आपसे कहना चाहता हूं, आप भूलिए मत, यह विचारधारा की लड़ाई है और लड़ाई दो पार्टियों के बीच में है। दो पार्टियों के पास हिंदुस्तान में विचारधारा है। एक आरएसएस नफरत से भरी हुई विचारधारा और दूसरी कांग्रेस पार्टी मोहब्बत से भरी हुई विचारधारा। और यह लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है, असत्य और सत्य के बीच में है और यह सालों से चल रही है। यह पुरानी लड़ाई है इस देश में। आप देखिए, जो भी महापुरुष हैं, बड़े बड़े, सारे के सारे सत्य की लड़ाई लड़े थे। चाहे वो गुरु नानक जी हो, कबीर जी हो, बुद्ध भगवान हो, बसवन्ना जी हो, नारायण गुरु जी हो, गांधी जी हो, अंबेडकर जी हो, इनमें से कोई भी असत्य के लिए नहीं लड़ा था। इनमें से किसी ने नहीं कहा था कि देश में हिंसा फैलानी है। आप देखिए, यह अभी टाइम चल रहा है। गांधी जी को आज से 100, 200, 300, 500 साल बाद याद करेंगे लोग। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन ये प्रधानमंत्री पद से हटे, उस दिन के बाद इनको कोई याद नहीं करेगा। आप देख लेना, लिख के ले लो मुझसे। ये कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि ये देश नफरत को नहीं याद करता है, ये देश हिंसा को नहीं याद करता है। इस देश में गोडसे थे, गांधी थे। ये देश गांधी को याद करेगा, गोडसे को कभी याद नहीं करेगा। और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी सत्य के लिए लड़ता है, अहिंसा के लिए लड़ता है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो किसी चीज से नहीं डरता है। आप हमारे कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन कीजिए। आइए, आगे आइए। आप हमारे कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन कीजिए। यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है। याद रखिए, शीला जी ने जो काम किया था, दिल्ली के लिए काम जो किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, गरीबों का काम, याद रखिए कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए क्या किया। और कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं इनको भारी बहुमत से जिताइए और संविधान की रक्षा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो राहुल गांधी एक शानदार भाषण देते हुए यहां नजर आए और अंदाज थोड़ा बिल्कुल बदला सा अंदाज, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर राहुल गांधी करते हुए। प्रेम कुमार जी, आपके पास ही जल्दी से आता हूं और अब अपने पास बहुत कम समय है। छोटा छोटा आप लोगों के वक्तव्य 8:30 बजे प्रोग्राम खत्म भी करना होता है। प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी, और मैं शुरुआत में कह रहा था कि भाषण उनका लगभग बराबर ही होता है, लेकिन इस भाषण में बहुत कुछ, एक एग्रेसिवनेस भी है और साथ साथ वो बातें हैं जो साफ सीधे सीधे कनेक्ट करती हैं। जी, शुक्रिया राजीव जी। ये बात तो है निश्चित कि करीब 10 पॉइंट्स हैं जिसको लगातार राहुल गांधी हर सभाओं में बोल रहे हैं और इसको रिपीटेशन भी बोल सकते हैं और इसको बात पर जोर देना भी बोल सकते हैं, अपना अपना नजरिया होगा। लेकिन जिन बिंदुओं को वो उठा रहे हैं उसमें खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में विकल्प है। आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के लिए ठीक नहीं है और बीजेपी भी जनता के लिए बहुत बुरा है। ये जो नैरेटिव वो दे रहे हैं कि कांग्रेस ही विकल्प है, शीला दीक्षित का कार्यकाल याद दिलाते हैं और दोनों सरकारों की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको याद दिलाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये फोकस कर रही है राहुल गांधी के दिल्ली की जो जनता है वो कांग्रेस को एक अवसर दे, हम पुराने दिन लौटाएंगे और जन सरोकार की सियासत करेंगे। इस कोशिश में ये सभाएं लगातार हो रही, मुझे लगता है वो अपनी इंफैटिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप? सियासत बड़ी तेज है और उसमें भी अब दिल्ली की सियासत और खासकर जो चुनाव की बात है
वो अब बिल्कुल समेटने के मूड में यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सब। और ऐसे में राहुल गांधी का आज का ये भाषण, देखिए मैं सुन रहा था शुरू से उनका भाषण जो सुनाया भी आपने। दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की है, नरेंद्र मोदी की नहीं है। पुलिस उनकी है, एलजी उनका है, डीडीओ उनका है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली की अपनी कुछ समस्याएं हैं बड़ी, जो दिखने में तो छोटी लगेगी ये समस्या, जैसे कि रेगुलाइजेशन की समस्या है, जो अनऑथराइज कॉलोनी है वहां पे किराएदारों के बिजली के बिल की समस्या। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बिजली का बिल उन्होंने खत्म कर दिया, बहुत ज्यादा कंसेशन दिया, लेकिन जो वह किराएदार रहता है बस्तियों में, उससे तो मकान मालिक 8 रुपए 10 रुपए मनमाना बिजली का बिल लेते हैं। बहुत सारी समस्या, डीटीसी का नया फ्लीट नहीं जुड़ा। आज भी गरीब आदमी दिल्ली का जो है वो मेट्रो अफोर्ड नहीं कर सकता, बावजूद इसके कि मेट्रो मिडिल क्लास को सस्ती लगती होगी, लेकिन डीटीसी की बसें चलना बहुत कम हो गई हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए आवश्यक है कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बना हुआ है। तो बहुत सारी समस्याएं, मुझे लगता है कि दिल्ली की समस्याओं पर फोकस देना चाहिए उनको। और बाकी उन्होंने एक संदेश दिया है यहाँ की दिल्ली के लोगों को। पानी की बात तो कर रहे थे, वो पानी की बात कर रहे थे, पानी की लेके आए थे। वो पानी पता नहीं कहाँ का है, लेकिन वो पानी टैंकर आते हैं वहां पे, देखिए है ना आप, हम सब यहाँ पे रह चुके हैं, दिल्ली में रहते हैं, हमको मालूम है कि टैंकर आते हैं। वो टैंकर में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, वहां मारपीटें होती हैं जी। लोग अपना काम धंधा छोड़ के टैंकर से पानी लेने के लिए खड़े होते हैं। मैं रोज देखता हूँ, मेरे घर के पास ही होता है। तो दिल्ली की समस्याएं पे फोकस करना चाहिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस चुनाव जोर जोर से लड़ रही है यहाँ पे, जोर शोर से। और दिल्ली के चुनाव में इक्वेशन जरूर बिगाड़ देगी। जी जी, दिल्ली का चुनाव शायद इक्वेशन बिगड़ जाए। यहाँ जयशंकर जी हैं जी। जयशंकर जी, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी के भाषण में? लेकिन चेंज आया है, वो भी दिखाई दे रहा है, और वो साफ साफ दिख रहा है। पहले दिन का भाषण राहुल गांधी का इसी दिल्ली चुनाव में और आज के भाषण में जमीन आसमान का अंतर है। और सबसे बड़ी बात, हालांकि वो चुनावी भाषण नहीं था, लेकिन वंचित समाज दशा और दिशा एक कार्यक्रम में जो राहुल गांधी ने भाषण दिया था, उस पर हम लोगों ने पूरा न्यूज पॉइंट किया था उस दिन, लेकिन बहुत ही शानदार भाषण वो भी था। अब भाषण की कला शायद राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से सीख गए, क्योंकि कैसे शब्दों को घुमाना है वो सब भी अब करने लगे हैं राहुल गांधी। शायद चुनौतियां ज्यादा अब बढ़ रही हैं नरेंद्र मोदी के सामने। अगर राहुल गांधी उस चीज को, उस पिच को पकड़ लें जिस पे आप दिखाई दे रहे हैं धीरे धीरे, तो ये चुनौतियां शायद और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी नरेंद्र मोदी के लिए। क्योंकि अभी तक सिर्फ फेंकने वाली बात पे आप कितना कैच करवाओगे? बॉल तो स्लिप होगी भी, कैच छूटेंगे। बात सही कह रहे हैं आप। राहुल गांधी का भाषण काफी आक्रामक था, तथ्यपूर्ण भी था। और अब कुछ बातें हैं, देखिए मतलब वो लगातार जिस ढंग की बातें करते हैं वो लोगों में अपील भी करती हैं, और वहाँ रिस्पॉन्सिव क्राउड भी दिख रहा था, जैसा सीलमपुर में शायद था, क्या सीलमपुर का रहा होगा, तो वो सब ठीक है। बस वही है कि अब राहुल गांधी मतदाताओं को बूथ तक तो नहीं ले जाएंगे। ये काम तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे है, कांग्रेस के लोगों पर है कि वो लोग उसकी पूरी तैयारी करें। राहुल गांधी के भाषणों से या प्रियंका के भाषणों से जो एक लाभ हो रहा है, जो कटा हुआ तबका रहा आपके साथ, जो आप जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, उसको कैसे जोड़ें और कैसे मतदान केंद्र तक, ईवीएम के मशीन तक पहुंचा सकें, ये जिम्मेदारी इन लोगों को उठानी होगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, देखिए कुछ जो आप जैसे दिखा रहे हैं, पानी दिखा रहे हैं, तो दिल्ली के लोग तो पानी पी ही रहे हैं, और अभी तक तो पानी पी करके कोई मरा हो ऐसा तो भी नहीं सामने आया है। केजरीवाल भी कहते हैं कि हरियाणा के लोगों ने जहर मिला दिया। अमोनिया कई बार पानी में ज्यादा रहता है, लेकिन उसका परिशोधन करके लोग अपने ढंग से करते हैं। कहीं कहीं पानी की गंदे जल की पेयजल के रूप में भी आपूर्ति होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। लेकिन अब उसको आप पैमाना नहीं बना सकते हैं कि पूरे दिल्ली में इसी तरह का पानी हो रहा हो, क्योंकि लोग तो फिर उसे
मिलान करेंगे ना जो आपका भाषण है कि भाई हम जो पानी पी रहे हैं वो कैसा पानी है। तो ये सब चीजें हैं थोड़ी, लेकिन ये है, ये बात देखिए दिल्ली का आम आदमी भी महसूस करता है कि जो भी विकास के कार्य हुए थे, बुनियादी ढांचा जो विकसित करने का काम हुआ था, वो कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उसी सरकार में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ तो ऐसे पाप किए ही होंगे जिसके चलते 26-27 साल हो गए, दिल्ली के लोगों ने उनको कभी वापस नहीं आने दिया। केंद्र में सरकार बन गई, अटल जी की सरकार बन गई, इनकी सरकार बन गई, मोदी जी की महामानव की सरकार बन गई, लेकिन इनको नहीं कभी पूछा लोगों ने। और इस बार भी देखिए सीधी सी बात है, अभी प्रशांत बता रहे थे, सच बात तो यह है कि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो केंद्र की ही दिल्ली में सरकार है। सभी योजनाओं पे जिस ढंग से एलजी साहब लेके बैठ जाते हैं, फाइलों पे दबा के बैठ जाते हैं, और जिस ढंग से एलजी साहब के बयान आते हैं, लगता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हो। जैसे प्रदेशों में प्रभारी होते हैं ना पार्टियों के, दलों के, तो वो जिस ढंग के बयान देते हैं उस तरह से हमारे विनय सक्सेना जी का बयान आता है, जैसे लग रहा है कि वो दिल्ली के कस्टोडियन नहीं है, एक पार्टी के प्रभारी है। तो वो सब भी है, तो वो लोग देख रहे हैं। भाई भाजपा के लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप बताइए कि हाँ साहब 5 साल में, पिछले 5 साल में या पिछले 11 साल में केंद्र सरकार के अधीन जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने दिल्ली के विकास के लिए क्या क्या काम किया। दिल्ली में पानी साफ मिले, बिजली 24 घंटे तो कम से कम केजरीवाल की सरकार तो बिजली दे रही है, तो वो बिजली आप दे पाए, क्यों नहीं दे पाए, या आप बताइए, या आप क्या करेंगे। या और चीजें हैं जो आपके लोगों ने किया, उसकी उपलब्धियों का बखान करना चाहिए। अब जिस ढंग के भाषण कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री जाकर के जो सड़क पे बोल रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, सोनिया गांधी पे आक्रमण कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का अपमान किया, एक आदिवासी महिला का अपमान किया। अरे भाई, आदिवासी और दलित आपको सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं। जितने आदिवासियों पे जुल्म सितम हो रहे हैं, हुए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को नक्सल बता करके मारा जा रहा हो, या उनकी जड़ जमीन जंगल सारे पर कब्जा किया जा रहा है, अडानी को दिया जा रहा है। अगर ये राहुल गांधी ये बातें बोल रहे हैं, इसमें कहीं गलत तो नहीं है। तो वो चीजें हैं और वो आप कर रहे हैं। अच्छा भाई, आपकी राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सम्माननीय है, हमारी देश की प्रथम महिला है। लेकिन उन्होंने जब से राष्ट्रपति बनी है, कब किसी आदिवासी या किसी महिला या दलित महिला के साथ जो उत्पीड़न हुआ हो, यौन शोषण हुआ हो, कोई इस तरह की जो घटनाएं हुई है, कब उनकी जबान खुली है? कब उन्होंने उस राज्य की सरकार को कहा है कि भाई दलितों को, आदिवासियों को आप जस्टिस इंश्योर कीजिए? एक कठपुतले के रूप में बना करके रख दिया है आपने, वो सारा काम आप कर रहे हैं। आपका जो भाषण लिखा हुआ था, सरकार का जो केंद्र सरकार का भाषण लिखा हुआ था, उसको वो पढ़ रही थी, उसके बारे में सोनिया गांधी का कमेंट था कि भाई बहुत उबाऊ था, और एक बेचारी महिला राष्ट्रपति जो थक गई पढ़ते पढ़ते। तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी भाई? इसमें क्या है? तो राजनीति में बोलते ही है लोग, इसमें आदिवासी और महिला का अपमान कहां से नजर आ रहा है? लेकिन अब प्रधानमंत्री उस बात को उठा रहे हैं, चला रहे हैं, और मीडिया का पूरा उसी पर फोकस जा रहा है। तो ये चीज चूंकि उन्होंने मीडिया को इस ढंग से कंट्रोल कर लिया है, मैनेज कर लिया है कि उनकी हर अच्छे बुरे काम का वो प्रशस्ति गान, कसीदे पढ़ना, ये उनके काम में रह गया है। तो लेकिन यह है कि दिल्ली के लोग चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और जिन कारणों से उन्होंने 26-27 साल दूर रखा है भाजपा को, मुझे लगता हो सकता है कि इस बार भी ऐसा करें। लेकिन क्या करेंगे, ये बात तो 5 को लोग तय करेंगे, और 8 को हम लोग बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि हम लोग जो बात कहते हैं चुनाव परिणाम तो कुछ और आते हैं। भाई देखिए, ऐसा है कि जो दिखेगा वही हम बताएंगे, और हमारे पास तो कोई संजय दृष्टि या कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिससे हम देख लेंगे मतदाता के मन में कि हाँ भाई क्या करके आ रहा है, या राजीव कुमार जी मतदाता के रूप में क्या खेल करने वाले हैं, ये तो हम नहीं देख सकते हैं, ना बता सकते हैं। जो माहौल दिखेगा वो हम बताएंगे। और वो तो जो तथाकथित गोदी मीडिया है, उसने भी हरियाणा और महाराष्ट्र के बारे में वही सब बातें कही थी जो हम लोग कह रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मतदाताओं के इस पर, जनादेश पर हम लोग को यकीन है। लेकिन वही है कि उस तरह का थोड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन राजीव कुमार जी जाते जाते करवा दें तो देश उनको याद करेगा, नहीं तो फिर तो वैसे ही याद करेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और देश हर किसी को याद करेगा। राहुल गांधी अभी बता रहे थे कि देश आज से 5 साल बाद भी, 500 साल बाद भी गांधी जी को याद करेगा, लेकिन मोदी जी को याद नहीं करेगा। और अभी याद कर रहा है, जिस दिन वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतर जाएंगे उसके बाद तो और भी याद नहीं करेगा। कितने प्रधानमंत्री आए गए, कहां सिर्फ जन्मदिन पे या पुण्यतिथि पे याद आते हैं, उसके अलावा कौन किसको याद करता है? याद कर लीजिए।
दो चार प्रधानमंत्रियों को छोड़ दीजिए आप, चाहे वो नेहरू जी हों, इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, ऐसे कुछ प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी को भी बीच बीच में लोग याद करते हैं, लेकिन ये चार प्रधानमंत्रियों के बाद पांचवें प्रधानमंत्री मुझे तो याद नहीं आते। वो बस रस्म अदायगी होती है। उसी लाइन में एक प्रधानमंत्री ये भी जुड़ जाएंगे, रिकॉर्डधारी। तो खैर, लेकिन आज प्रधानमंत्री हैं और हम सब इज्जत करते हैं, उस कुर्सी की इज्जत करते हैं, चाहे राष्ट्रपति की कुर्सी हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, उपराष्ट्रपति की कुर्सी हो। लेकिन जब इनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो तकलीफ होती है, क्योंकि उस कुर्सी से आप बंधे हुए हैं, यानी आप संविधान से बंधे हुए हैं, देश का जो संविधान है उससे बंधे हुए हैं, इसलिए जरा ध्यान देना चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और हेमंत कुमार जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें, बहुत ऐसी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।